जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी औरत का जिसने जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाईं, झांसी से लेकर कालपी तक और कालपी से ग्वालियर तक मुसलसल भूख, थकन, जंगी हालात, अजनबी रास्ते और रातों की खामोशी में छुपे हुए दर्द। ये कहानी है मणिकर्णिका की, जिसे दुनिया रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानती है। एक ऐसी औरत जिसकी गोद उजाड़ी गई, जिसका सुहाग छीना गया और जिसकी रियासत पर गिद्धों की तरह अंग्रेजों ने नजरें जमा ली, लेकिन झांसी की इस बेटी ने रोना नहीं बल्कि लड़ना चुना। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक रानी थी, लेकिन सच तो ये है कि वो एक माँ की ममता, एक बेवा का दर्द और एक वतन परस्त की गैरत का वो तूफान थी जिसने बरतानवी सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी बहादुरी की दास्तान नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस दर्द को महसूस करेंगे जो एक माँ ने उस वक्त सहा जब उसने अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर मौत के मुंह में छलांग लगाई। 1828 में काशी के एक ब्राह्मण घराने में जब एक बेटी ने जन्म लिया तो किसी ने सोचा भी ना था कि ये मासूम सी बच्ची एक दिन तारीख का धारा बदल देगी। इसे मनु कहा जाता था। उस दौर का मुआशरा औरतों के लिए एक बंद पिंजरे की मानंद था, जहां लड़कियों का बचपन गुड़ियों के खेल, रेशमी कपड़ों और घर की चार दीवारी तक महदूद था। उस वक्त की दूसरी लड़कियां जहां सलीका और घरदारी सीख रही थीं, वहीं मनु का बचपन बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब महल्ले की दूसरी बच्चियां गुड़ियों की शादी रचा रही होती, मणिकर्णिका अपने वालिद के साथ घुड़सवारी के करतब दिखाती। जहां दूसरी लड़कियां जेवरात की फरमाइश करतीं, मन्नो को तलवार की धार और तीरों कमान से प्यार था। उसने सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, बल्कि वो फनून सीखे जो उस वक्त सिर्फ मर्दों का खासा समझे जाते थे। मन्नो के लिए खिलौने सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं थे, बल्कि वो हथियार थे जिनसे वो अपनी और अपने वतन की हिफाजत का ख्वाब देखती थी। उसकी परवरिश किसी शहजादी की तरह नहीं, बल्कि एक सिपाही की तरह हुई। यही वो वक्त था जब मुआशरे की जंजीरें उसे कमजोर करने के बजाय उसके इरादों को मजीद फौलादी बना रही थीं। उसकी सोच अपनी हम उम्र लड़कियों से कहीं आगे निकल चुकी थी। वक्त तेजी से बदला और 1842 का वो साल आया जब काशी की बेटी मनु झांसी के महाराजा गंगाधर राव की दुल्हन बनकर एक नए सफर पर रवाना हुई। ये वो वक्त था जब उसे लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। आम लोगों की राय और कुछ पुरानी रिवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि महाराजा ने इस लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि वो खूबसूरत, बाअखलाक और सब्रो हौसले वाली थी। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि महाराजा को उसकी शख्सियत और फितरी वकार पसंद आया, यानी उसकी शादी की वजह सिर्फ जमालियाती या समाजी हैसियत नहीं, बल्कि उसकी कुदरती खूबियों और हौसले को माना जाता है। लेकिन तारीखी हवालाजात में इस बात की कोई वाज़े तस्दीक नहीं है, लिहाजा ये ज्यादातर कयास और अवामी रिवायत है। लेकिन बहरहाल झांसी के महल में उसका इस्तकबाल एक आम रानी से भी अच्छे तरीके से हुआ। महाराजा गंगाधर राव, जो खुद फनूने लतीफा के दिलदादा थे, इस नई नवेली दुल्हन की जहानत और बहादुरी देखकर दंग रह गए। रानी लक्ष्मीबाई ने शादी के बाद भी खुद को महल की रिवायती आसाइशों में कैद नहीं किया। उन्होंने महल के अंदर ही खवातीन की एक बाकायदा फौज तैयार करना शुरू कर दी थी, जिन्हें वो खुद जंगी तरबियत देती थीं। ये रानी की जिंदगी के वो खुशगवार लम्हात थे जिनमें ना घरेलू मुशक्कत थी और ना तंगदस्ती का एहसास। लेकिन तारीख गवाह है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिरों के नसीब में सुकून की नींद बहुत कम लिखी होती है। अभी इस खुशी को चंद ही बरस बीते थे कि कुदरत ने एक ऐसा इम्तिहान लिया जिसने रानी की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। 1851 में रानी के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। पूरा झांसी खुशियों से झूम उठा, चरागां किया गया। लेकिन ये चराग सिर्फ 4 माह ही रोशन रह सके। वो मासूम बच्चा वफात पा गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो अपने जिगर गोशे को अपने हाथों से मिट्टी के हवाले कर दे। लोगों को लगा कि शायद अब ये रानी टूट जाएगी, लेकिन असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। महाराजा की गिरती हुई सेहत और अंग्रेजों की झांसी पर लगी गिद्ध जैसी नजरें। रानी लक्ष्मीबाई अब सिर्फ एक बीवी या मां नहीं थी, वो झांसी की आखिरी उम्मीद बनने जा रही थी। रानी के बेटे की जुदाई का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि किस्मत ने एक और वार किया। महाराजा गंगाधर राव, जो रानी का सबसे बड़ा सहारा थे, सदमे और बीमारी से निढाल होकर मौत की आगोश में चले गए। 1853 की वो शाम
झांसी के लिए किसी कयामत से कम न थी। महल की वो दीवारें जो कभी कहकहों से गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ मातम था। रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी उम्र उस वक्त महज 20 से 22 साल के करीब थी, अचानक उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ बेवा होने का दुख था और दूसरी तरफ एक पूरी रियासत की जिम्मेदारी। उस जमाने में बेवा औरत से उसके जीने का हक छीन लिया जाता था। उसे सफेद कपड़ों और तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन रानी की आंसुओं में सिर्फ अपना अमन नहीं, बल्कि झांसी और अपने मुंह बोले बेटे आनंद राव के मुस्तकबिल का फिक्र भी नजर आ रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होता है 15 नवंबर 1849 से, जब महाराष्ट्र के परोला में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया आनंद राव। पेशगोई ये की गई थी कि ये बच्चा राज करेगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इसके मुकद्दर में ताज से पहले दर दर की ठोकरें लिखे गए हैं। तकदीर ने करवट ली और झांसी के महाराजा गंगाधर राव, जिनका अपना बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका था, उन्होंने 3 साला आनंद राव को गोद ले लिया था। अब वो आनंद नहीं बल्कि दामोदर राव थे, झांसी के अगले वारिस। लेकिन खुशकिस्मती की उम्र बहुत छोटी थी। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद महाराजा वफात पा गए। अब एक तरफ नन्हे दामोदर राव थे और दूसरी तरफ उनकी मुहाफिज राजमाता रानी लक्ष्मीबाई। मगर कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के इरादे कुछ और थे। उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का वो काला कानून सामने रख दिया, जिसके मुताबिक गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं माना जा सकता था। अब जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का कि एक तरफ शौहर की वफात का सदमा, गोद में एक छोटा बच्चा, और सामने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत जो उसे एक बेबस बेवा समझकर उसका घर छीनने आई थी। ये तो एक ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान खुद को भी संभाल नहीं सकता। सबने समझा कि रानी अब हथियार डाल देगी, वो महल छोड़कर कहीं गोशा नशीन हो जाएगी। लेकिन तभी झांसी के दरबार में वो आवाज गूंजी जिसने बरतानवी अफसरों के कानों में पिघला हुआ लोहा भर दिया। वो जुमला ये था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अक्सर तारीख की किताबें सिर्फ रानी की तलवार का जिक्र करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जंग का आगाज मैदान जंग से नहीं, बल्कि कानून के ऐवानों से किया था। वो चाहती थीं कि इंसाफ का तराजू हकदार का साथ दे, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो खुद अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। ये थे जॉन लैंग। ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले ये वकील मेरठ से मफसल लाइट नामी अखबार निकालते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंतजामिया के सख्त खिलाफ थे। लैंग न सिर्फ एक माहिर वकील थे, बल्कि फारसी और हिंदुस्तानी जुबानों पर भी उबूर रखते थे। रिवायात बताती हैं कि जब रानी ने लैंग को आगरा से झांसी बुलाया तो उनका इस्तकबाल किसी शहजादे की तरह किया गया। रानी ने अपने खास दीवान और साथियों को उन्हें लेने के लिए भेजा। सफर की सऊबतों को कम करने के लिए उनके साथ एक नौकर पूरे रास्ते पंखा झलता रहा। और बाज रिवायात में यह भी कहा जाता है कि इस दौर की नायाब सहूलत यानी बर्फ से भरी बाल्टियां साथ भेजी गईं ताकि वकील साहब के लिए पानी, बियर और वाइन ठंडी रह सके। लेकिन मुस्तनद तारीखी किताबों में इस बात की कोई वाज़ेह तस्दीक नहीं मिलती। दरअसल वक्त के साथ कुछ बातें लोगों की ज़बान पर इस तरह चढ़ जाती हैं कि वो तारीख से ज़्यादा एक जज्बाती और पुरजोश कहानी बन जाती हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ वही तारीख बयान की जाए जो मुस्तनद किताबों और काबिल एतमाद हवालों में मौजूद हो। और अगर आप भी महज सच सुनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स। बहरहाल झांसी पहुंचने पर 50 घुड़सवारों के दस्ते ने उन्हें एक पालकी में बिठाया और रानी महल ले आए। रानी पर्दे के पीछे से चिक से गुफ्तगू करती और अपनी रियासत का मुकद्दमा बयान करती। जॉन लैंग ने रानी की जहानत और उनके दलाइल देखकर लंदन तक रसाई हासिल की, लेकिन अफसोस कि बरतानवी हुकूमत का दिल न पिघला। तमाम तर शाही मेहमान नवाजी और कानूनी कोशिशों के बावजूद ये फैसला सुनाया गया कि झांसी अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। रानी को पेशकश की गई कि वो महल और जेवरात अपने पास रखें और 5000 रुपए माहाना पेंशन पर एक गोशा नशीन बेवा की जिंदगी गुजारें। अंग्रेजों ने तो इसे रियायत समझा था, लेकिन वो भूल गए थे कि वो किससे मुखातिब हैं। रानी के लिए ये 5000 रुपए की पेंशन नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी की तौहीन थी। ये मामला पैसों या जायदाद का था ही नहीं, ये झांसी की गैरत और उस माँ के हक का था जिसके बेटे से उसकी शनाख्त छीनी जा रही थी। तभी महल की फिजाओं में वो इनकार गूंजा
जिसने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मिट्टी बेचने के लिए नहीं, मिट्टी पर मर मिटने के लिए पैदा हुई थी। जनरल ह्यू रोज की क़यादत में बरतानवी फौज ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। फिजा तोपों के गोलों से गूंजने लगी और महल की दीवारें लरज़ उठी। लेकिन इन दीवारों के पीछे एक ऐसी हिम्मत खड़ी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। रानी लक्ष्मीबाई अब सिर्फ एक मलिका नहीं, बल्कि एक सिपाही बन चुकी थी। उन्होंने मर्दाना लिबास और ज़िरह बख्तर ज़ेब तन की और मैदान में उतर आईं। तारीख गवाह है कि जब अंग्रेज किले की दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो रानी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधा, घोड़े की लगाम दांतों में दबाई और अपने वफादार घोड़े बादल के साथ किले की ऊंची फसील से नीचे छलांग लगा दी। ये मौत के मुंह से जिंदगी की तरफ एक ऐसी छलांग थी जिसने अंग्रेजों को भी दंग कर दिया। वहां से रानी कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात मशहूर इनकलाबी तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर एक नई जंगी हिकमत अमली तैयार की, लेकिन अंग्रेजों के जदीद हथियारों के सामने कालपी का मैदान छोड़ना पड़ा। मगर रानी हार मानने वालों में से न थी। उनकी मंजिल अब ग्वालियर था। ग्वालियर पर उस वक्त जियाजी राव सिंधिया की हुकूमत थी, लेकिन जैसे ही रानी वहां पहुंची, सिंधिया की अपनी फौज ने अपने हुक्मरान के बजाय रानी का साथ देने का फैसला कर लिया। सिंधिया को ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ा और रानी ने ग्वालियर के किले पर फतह का झंडा लहरा दिया। कहा जाता है कि इस किले को देखकर रानी की आंखों में जो चमक थी वो किसी भी शाही महल से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि ये उनकी जद्दोजहद का समर था। लेकिन तकदीर अभी भी अपना खेल खेल रही थी। जियाजी राव सिंधिया ने आगरा पहुंचकर अंग्रेजों को तमाम मुखबरी कर दी। बरतानवी फौज अपनी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर की तरफ बढ़ने लगी। अब रानी लक्ष्मीबाई के सामने जिंदगी का वो आखिरी मार्का था, जहां तारीख को हमेशा के लिए अमर होना था। 18 जून 1858 की वो तारीख, जब ग्वालियर के करीब कोटा की सराय का मैदान एक ऐसी कुर्बानी का गवाह बनने जा रहा था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधे, दोनों हाथों में तलवारें लिए, बिजली की तरह दुश्मन पर टूट रही थीं। उनके गिर्द वफादार सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता था, लेकिन सामने बरतानवी फौज की भारी नफरी और जदीद बंदूकें थीं। कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स की क़यादत में अंग्रेज सिपाही रानी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी के घुड़सवार उनके हर वार को नाकाम बना देते। जब बरतानवी फौज का पल्ला भारी होने लगा और जनरल ह्यू रोज की ऊंट ने अचानक हमला करके रानी के सिपाहियों को पीछे धकेलना शुरू किया, तो रानी ने भांप लिया कि अब हिकमत अमली बदलनी होगी। रानी ने 15 घुड़सवारों के साथ तेजी से पैंतरा बदला। वो जानती थीं कि जिंदा रहकर ही जंग लड़ी जा सकती है। तकरीबन 1 मील का सफर तय करने के बाद कोटा की सराय के मकाम पर जंग फिर से शुरू हुई। यहाँ रानी अकेले कई सिपाहियों का मुकाबला कर रही थी। इसी कश्मकश में एक बरतानवी सिपाही ने पीछे से उन पर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हुई। जख्मी होने के बावजूद रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए दुश्मन के घेरे से निकलने ही वाली थीं कि सामने एक नाला आ गया। तारीख बताती है कि ये उनका नया घोड़ा था, जो इस नाले के सामने ठिठक कर रुक गया। रानी ने बार बार कोशिश की, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ा, और यही वो लम्हा था जहां तकदीर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। इसी दौरान एक राइफल की गोली ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया और एक तलवार का वार उनके माथे पर लगा। खून की धार ने उनकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने जवाबी वार करके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार झांसी की वो शेरनी अपने घोड़े से जमीन पर गिर पड़ी। उनके एक वफादार सिपाही ने फौरन उन्हें उठाया और करीब ही एक साधु की कुटिया में ले गया। वहां पुजारी ने लरसते हाथों से गंगा जल के चंद कतरे उनके होठों से लगाए। रानी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ एक ही वसीयत की थी कि उनका जिस्म अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके वफादार साथियों ने अंग्रेजों के पहुंचने से पहले ही घास फूस जमा की और इस अजीम जंगजू का अंतिम संस्कार कर दिया। वो नहीं चाहती थीं कि उनका पाक जिस्म उन लोगों के हाथ लगे जिन्होंने उनकी मट्टी की तौहीन की थी। जब जनरल ह्यू रोज ग्वालियर के उस मैदान में पहुंचा तो वहां सिर्फ राख बाकी थी।
वो शख्स जो रानी को गिरफ्तार करने का ख्वाब लेकर निकला था, उस बहादुर औरत की जुर्रत देखकर दंग रह गया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो इन तमाम बागियों में अकलौता मर्द थी। ये एतराफ किसी दोस्त का नहीं बल्कि उस दुश्मन का था जिसने उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बहरहाल रानी लक्ष्मीबाई तो सिर्फ 29 साल की उम्र में शहीद हुई, लेकिन उनके पीछे रह गया वो मासूम बच्चा जिसके मुस्तकबिल के लिए रानी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मराठी तारीख दानों और खुद दामोदर राव की याददाश्तों के मुताबिक मां के साए से महरूम होने के बाद उस नन्हे शहजादे पर मुसीबतों का वो पहाड़ टूटा जिसका तसव्वुर भी महाल है। वो लिखते हैं, मां के जाने के बाद मैं 3 दिन तक मुसलसल रोता रहा। झांसी का वो वारिस जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोता था, अब मफरूर था। अंग्रेजों से बचने के लिए वो चंदेरी के घने जंगलों में छुपता फिर रहा था। उसके साथ महज 22 घोड़े, 60 ऊंट और रानी के चंद वफादार सिपाही रह गए थे। खौफ का ये आलम था कि कोई उन्हें पनाह देने को तैयार न था। वो 10-10 के छोटे ग्रोहों में बंटकर सफर करते ताकि किसी को शक न हो। जब भूख ने सताया और राशन खत्म हुआ तो एक गांव के सरपंच ने इस यतीम बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने पनाह और राशन के बदले उस जमाने में 500 रुपए महाना मांगे और उसके साथ 9 घोड़े और 4 ऊंट भी हथिया लिए। 2 साल तक ये शहजादा जंगलों की खाक छानता रहा। वो महल की आसाइशें भूल चुका था। 2 साल की आवारागर्दी और खराब खुराक ने उसे मौत के करीब ला खड़ा किया। जब तबीयत बिगड़ी तो वफादार सिपाही उसे एक हकीम के पास ले गए। खुशकिस्मती से जान तो बच गई, लेकिन मुसीबतें कम न हुईं। ग्वालियर से निकलते वक्त उनके पास 60,000 रुपए थे, लेकिन रिश्वतखोरों और खुद गर्ज लोगों को देते देते सब खत्म हो गया। वही सरपंच जो कभी 500 रुपए लेकर राशन देता था, अब उसने मदद से साफ इनकार कर दिया। दामोदर राव लिखते हैं कि जब हमने उसे 200 रुपए देकर अपने बाकी घोड़े मांगे तो उस शख्स ने सिर्फ 3 घोड़े लौटाए और झूठ बोल दिया कि बाकी मर गए हैं। लेकिन दामोदर राव के साथी उसे कुछ भी ना कह सके और वहां से खाली हाथ रवाना हुए। तसव्वुर कीजिए उस बच्चे का जिसकी मां ने पूरी सल्तनत से टक्कर ली थी। वो आज चंद रुपयों और 2 वक्त की रोटी के लिए धोखेबाजों के रहमो करम पर था। बहरहाल 2 साल की दरबदरी के बाद जब ये ग्रोह ग्वालियर के करीब पहुंचा तो उन्हें लगा कि शायद अब सुकून मिलेगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मुखबिरों ने अपनी ही मट्टी से गद्दारी की और बरतानवी फौज को खबर कर दी। सबको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी को यह मालूम ना था कि इन कैदियों में झांसी का वारिस दामोदर राव भी शामिल है। दामोदर राव लिखते हैं कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और इस बीच उन्हें एक मिस्टर फ्लिंक के बारे में पता चला। दामोदर राव के मुताबिक फ्लिंक अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। मराठा सरदारों ने फिर फ्लिंक से मदद मांगने का फैसला किया। वो फ्लिंक के पास पहुंचे और उससे दामोदर राव के बारे में बताया। फ्लिंक ने इंदौर में एक ब्रिटिश कर्नल को यह बात बताई। कर्नल ने जवाब दिया कि अगर झांसी की रानी का बेटा सरेंडर को तैयार हो तो उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन शहजादे के लिए यह सौदा आसान न था। इंदौर ले जाने से पहले उन्हें 3 माह जेल की काली कोठड़ी में गुजारने पड़े। भूख और बीमारी ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ी। दामोदर राव लिखते हैं कि मेरे पास मेरी मां के दिए हुए 2 सोने के कड़े थे जो उनकी आखिरी निशानी थे। जिंदा रहने के लिए मुझे वो कड़े भी बेचने पड़े। 1860 में उन्हें इंदौर लाया गया और कंपनी ने उनके लिए 10,000 रुपए सालाना पेंशन मुकर्रर की। लेकिन वो 7 लाख रुपए जो उनके मुस्तकबिल के लिए एक ट्रस्ट में रखे गए थे, वो उन्हें कभी नहीं मिले। झांसी का वो वारिस जिसके कदमों में सल्तनत होनी चाहिए थी, उसने अपनी बाकी जिंदगी इंदौर की तंग गलियों में इंतहाई मुफलिसी और गुर्बत में गुजारी। अपने हक की जंग लड़ते लड़ते साल 1906 में रानी लक्ष्मीबाई का ये बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज भी उनकी नस्लें इंदौर में आबाद हैं और अपने नाम के साथ फख्र से झांसी वाले लिखती हैं। ये उस अजीम माँ की आखिरी निशानी है जो आज भी बाकी है। वक्त कम है और बातें ज्यादा, लेकिन सच ये है कि कुछ अमवात ऐसी होती हैं जिन्हें मौत कहना भी उस अजीम शख्सियत की तौहीन होती है। रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं है,
वो तो तारीख के सीने पर एक ऐसी लकीर खींच गई हैं जिसे वक्त का कोई भी तूफान मिटा नहीं सकता।